की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का विषय है वर्ण विचार। इसके अंतर्गत ध्वनि तथा वर्ण से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है। किसी भी भाषा को बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियों का उच्चारण होता है। यही ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं, जैसे क, अ, म, अ, ल, अ। कमल शब्द में इन 6 ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। किताब शब्द में भी क, इ, त, आ, ब, अ इन 6 ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक शब्द की अलग अलग ध्वनियों से सबसे छोटी ध्वनि का ज्ञान होता है। यही छोटी से छोटी ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। परिभाषित रूप में वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला। वर्णमाला 2 शब्दों वर्ण तथा माला से बना हुआ है, जिसमें वर्ण का अर्थ ध्वनि तथा माला का अर्थ है एक कतार में लगे हुए, अर्थात ध्वनियाँ जो व्यवस्थित रूप से एक कतार में लगी हुई हैं। वर्णों के क्रमानुसार व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल मिलाकर 52 वर्ण हैं। वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण अपने मुख से करते हैं, अगर ध्वनि बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से हमारे मुख से बाहर आ जाती है, तो इसका अभिप्राय है कि हम स्वर बोल रहे हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। अंग, अह तथा अ अन्य वर्ण हैं। आ, ज और फ ये आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। इनका प्रयोग तब किया जाता है जब हम विदेशी शब्दों को जैसे का तैसा हिंदी में लिखते हैं। जैसे डॉक्टर। डॉक्टर शब्द को अगर हम हिंदी में लिखते हैं वैसे का वैसा ही, तो डा पर आगत चिन्ह यानी बिना बिंदी के चांद लगता है। स्वरों के प्रयोग के आधार पर रूप। स्वरों का प्रयोग 2 रूपों में होता है। पहला मूल रूप में अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। दूसरा मात्रा रूप में, जब स्वरों का प्रयोग व्यंजन के साथ होता है तो इसका रूप बदलकर मात्रा रूप हो जाता है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। यह सभी व्यंजनों में जुड़ा हुआ होता है। आ स्वर की मात्रा व्यंजन के बाद खड़ी पाई के रूप में लगती है। ई स्वर की मात्रा व्यंजन के पहले बाईं तरफ लगती है। ई स्वर की मात्रा व्यंजन के पीछे दाईं तरफ लगती है। उ तथा ऊ की मात्रा स्वर के व्यंजन के नीचे लगती है।
री की मात्रा भी व्यंजन के नीचे लगती है। ए तथा ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। ओ तथा औ की मात्रा व्यंजन के बाद दाईं तरफ लगती है। अर्थात व्यंजन के पीछे लगने वाली मात्राओं की संख्या 4 है। आ, ई, ओ तथा औ। व्यंजन के नीचे लगने वाली मात्राएं भी 3 हैं। उ, ऊ, री। व्यंजन के ऊपर लगने वाली मात्राएं 2 हैं। ए, ऐ। व्यंजन के आगे लगने वाली मात्राएं ई। किसी शब्द में एक से अधिक स्वर आ जाते हैं तो पहला स्वर मात्रा के रूप में लिखा जाएगा तथा दूसरा मूल रूप में लिखा जाएगा। जैसे शुरुआत। शुरुआत शब्द में र के बाद 2 स्वर इकट्ठे आ रहे हैं तो पहला स्वर उ रा के साथ मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाएगा तथा दूसरा स्वर मूल रूप में प्रयोग किया जाएगा। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा पलुत स्वर। ह्रस्व स्वर, इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी इसकी ध्वनि बहुत कम समय के लिए आती है। ये संख्या में 4 हैं। अ, इ, उ, री। इन चारों ध्वनियों को अगर याद करना चाहते हैं तो इनको एक साथ उच्चारित करके देखिए तो अयूर, यानी इंग्लिश के अयूर शब्द की तरह निकलती है। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 हैं। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। पलुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में 3 गुना समय लगता है वह पलुत स्वर कहलाते हैं। इसके लिए अपना कोई विशेष स्वर नहीं है। इसके लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एस की तरह होता है। इसका प्रयोग हम किसी को पुकारने में करते हैं। जैसे अगर हमें राम को कहीं दूर से पुकारना है तो हम राम आवाज़ लगाएंगे, जिसमें रा की आवाज़ देर तक दिखाने के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करेंगे और म ध्वनि पर कम समय लगेगा। इसी तरह से ओम शब्द का उच्चारण भी होता है। अयोगवह अर्थात जो योग ना होने पर भी साथ रहें। अंग को अनुस्वार तथा आह को विसर्ग कहा जाता है। स्वरों तथा व्यंजनों में ना रहने पर भी इनके साथ ये प्रयुक्त होते हैं। इसीलिए ही अंग तथा आह को अयोगवह कहा जाता है। अंग का प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे कंगन, जंगल आदि। अह का उच्चारण ह के समान होता है। इसे व्यंजनों के आगे लगाया जाता है, जैसे पुनः, प्रातः आदि। अनुनासिक। इसके चिन्ह को
चंद्र बिंदु कहते हैं। इसका उच्चारण नाक तथा गले से होता है, जैसे 5, आंसू आदि। व्यंजन, इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। इनकी संख्या 33 है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ ध्वनि अर्थात ह्रस्व स्वर अ छिपा होता है। अक्ष, त्र, य तथा श्र संयुक्त व्यंजन है तथा ड़ तथा हड़ अन्य ध्वनियां हैं। ड़ तथा ढ शब्द के प्रारंभ में प्रयोग नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए पेड़, ड़ का प्रयोग व्यंजन के बाद हुआ तथा पढ़ना शब्द में ड़ का प्रयोग प व्यंजन के बाद हुआ। इसीलिए ड़ तथा ड़ शब्द का प्रयोग प्रारंभ में नहीं किया जाता है। व्यंजनों में क, ख, ग, घ तथा अंगा ये क वर्ग होते हैं। च, छ, ज, झ तथा इया ये च वर्ग में लिए जाते हैं। ट, ठ, ड, ढ तथा अणा ये ट वर्ग में लिए जाते हैं। त, थ, द, ध तथा न ये त वर्ग में लिए जाते हैं। प, फ, ब, भ तथा म प वर्ग में लिए जाते हैं। व्यंजनों में क वर्ग यानी क से लेकर प वर्ग यानी म तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसका उच्चारण करते समय मुख में हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत तथा ओष्ठ को स्पर्श करते हुए मुख से बाहर आती है। य, र, ल, व ये 4 व्यंजन अंतस्थ हैं। इसका प्रयोग करते समय हवा कंठ और तालु का स्पर्श करते हुए मुख से बाहर आती है। श, श, स तथा ह ये ऊष्म व्यंजन हैं। इनको बोलते समय हमारे मुख में ऊष्मा उत्पन्न होती है। आप लोग श, श, स तथा ह का उच्चारण करके देखिए। इनके उच्चारण के समय हमारे मुख में हम ऊष्मा उत्पन्न होते हुए महसूस करते हैं। व्यंजन के भेद, व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ के स्पर्श से होता है। ये संख्या में क से म तक 25 है। अंतस्थ व्यंजन, इसके उच्चारण में वायु कंठ, जीभ और तालु को स्पर्श करती है। ये संख्या में 4 है: य, र, ल तथा व। ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख में ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है: श, श, स तथा ह। संयुक्त व्यंजन, 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं: अक्ष, त्र, य, श। अक्षांश व्यंजन क व्यंजन तथा श व्यंजन के योग से बना है। इसका शाब्दिक प्रयोग कक्षा, क्षमा। त्र व्यंजन में त तथा र ये 2 व्यंजन जुड़े हुए हैं। शाब्दिक प्रयोग पत्र तथा छत्र। य व्यंजन में ज तथा इया 2 व्यंजन जुड़े हुए हैं।
शाब्दिक प्रयोग ज्ञान तथा विज्ञान। श्र व्यंजन में श तथा र ये दो व्यंजनों का योग है। शाब्दिक प्रयोग श्रम, विश्राम आदि। द्वित्व व्यंजन, जब दो समान व्यंजन एक साथ मिलकर प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कक, कक में क तथा दूसरा व्यंजन क दो समान व्यंजन है। इसका शाब्दिक रूप में प्रयोग पक्का, चक्का, छक्का आदि। चच, चच में दोनों व्यंजन समान व्यंजन प्रयुक्त किए गए हैं। जैसे च, च। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है तथा दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होता है। र वर्ण के प्रयोग, ऊपर लगने वाली मात्रा के रूप में। जब र स्वर रहित होता है तब वह आगे आने वाले वर्ण के ऊपर र रेफ के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कर्म, कर्म शब्द में र स्वर रहित है, यानी र की कम आवाज आ रही है, यानी र थोड़े समय के लिए बोला जा रहा है, तो र आगे वाले वर्ण पर रेफ के रूप में प्रयुक्त होगा। ऐसे ही धर्म शब्द, धर्म शब्द में भी र की हम कम आवाज को महसूस कर रहे हैं, यानी र स्वर रहित है, इसलिए ये भी आगे आने वाले वर्ण म के ऊपर र रेफ के रूप में प्रयोग होगा। वर्ण के नीचे मात्रा के रूप में, जब किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद र होता है तो वह उस व्यंजन के नीचे र पदेन के रूप में प्रयोग होता है। जैसे हम क्रम शब्द को बोलकर देखें तो क्रम में क साउंड कम समय के लिए आ रही है, यानी क स्वर रहित है और पीछे र अपने पूर्ण रूप में बोला जा रहा है, तो र क के में पदेन के रूप में प्रयोग होगा। ऐसे ही प्राण, प्राण शब्द में प स्वर रहित यानी कम समय के लिए बोला जा रहा है, इसलिए र आगे जो व्यंजन प है जो स्वर रहित है उसमें पदेन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ट्रेन शब्द में भी ट कम समय के लिए बोला जाना महसूस हो रहा है, यानी ट स्वर रहित लग रहा है, इसलिए र ट के साथ पदेन रूप में लिखा जाएगा। घुंडी वाले अक्षर ट तथा ड में र पदेन का रूप इस तरह से किया जाता है। धन्यवाद। आशा करती हूं आज का विषय वर्ण विचार आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा।